आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। साथियों, जय मूल निवासी। सर्वप्रथम मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को मूल निवासी महापुरुषों की सामायिक जयंती के अंतर्गत ज्योतिबा फूले की 194वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस जयंती को आज दिल्ली प्रदेश इंपा ने एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शायद सभी साथियों को पता है कि मैं टू द पॉइंट और टू द सब्जेक्ट ही बोलता हूँ। और आज का विषय जो है वो ये है, पहला विषय है कि उच्च शिक्षा संस्थान या उच्च जातीय शिक्षा संस्थान। साथियों, आज की बात की शुरुआत मैं एक घटना से करता हूं जो पिछले हफ्ते घटी। और ये घटना मेरे ही एक बैचमेट जो कि मूल निवासी वर्ग से आते हैं और लखनऊ में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक उच्च पद पर विराजमान हैं। उनके पिताजी को वो कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस हुए। 3 दिन तक वो पोस्ट टू पिलर घूमते रहे लखनऊ में और 3 दिन तक उनको बेड नहीं मिला। हमारे बहुत सारे मित्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, SGPGI में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे लखनऊ के जिसमें पोस्टेड हैं और बड़ी पोजीशंस पे हैं। एज ए फैकल्टी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब भी हमारे किसी बैचमेट कोई भी अगर जो सवर्ण कैटेगरी से आता है, जो जनरल कैटेगरी से आता है, यदि कभी किसी को नीड होती है हम लोगों की, तो वो हमसे यूजुअली हेल्प लेते हैं एक दूसरे की। और बीइंग ए डॉक्टर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 3 दिन तक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भागते भागते और बार बार फोन करने के बाद भी एक सीनियर डॉक्टर जो कि वो कार्डियोलॉजिस्ट की तरह पोस्टेड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लखनऊ में, और जो जिसका हॉस्पिटल चीफ मिनिस्टर जो निवास है वहां से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे था, और वो अपने फादर को बेड नहीं दिला सका और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। मित्रों, कुछ प्रश्न हैं। ऐसा क्यों हुआ कि एक सीनियर डॉक्टर की जो सर्विंग डॉक्टर है और जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जो बैठा हुआ है, वो अपने ही फादर को अपने हॉस्पिटल में या उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस राजधानी के किसी भी हॉस्पिटल में एक बेड नहीं दिलवा पाया। ये बदहाली की वजह से हुआ, ये सिस्टम फेलियर था या कुछ और? बहुत गंभीर प्रश्न है। मैंने पहले भी कहा है, इनफैक्ट 2013 की बात थी, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमारे एक कार्यकर्ता को लेके जब हम SGPGI गए, SGPGI के लोगों ने कहा कि आपको इतना पैसा डिपॉजिट करना होगा तब हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उसको किडनी फेलियर था और पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, उसको ICU में नेफ्रोलॉजी में एडमिट करना था। ये हम लोगों के साथ ही क्यों होता है? बहुत सोचनीय प्रश्न है। शायद इसलिए
कि हम डॉक्टर तो बन गए, हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ गए, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था, जो बाबा साहब ने कहा था कि आप हायर एजुकेशन ले लेने से आप जरूरी नहीं है कि आप के अंदर वो सामाजिकता और जो हमारा लक्ष्य है, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता का, वो हम अचीव कर लें। और जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हम लोग फेस कर रहे हैं, शायद इसी का रिजल्ट है कि ये जो मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया, इतना सब कुछ होने के बाद, हमारे इतना पढ़ने लिखने के बाद और हमारी इन पोजीशंस पे आने के बाद कि हम प्रोफेसर्स बन गए, HODs बन गए, फिर भी हम अपने लोगों को मतलब मूल निवासियों से मतलब है, मूल निवासियों को हम ना तो हम उनका सही स्थान आज हम दिला सके समाज में। अभी जैसे कुछ दिनों से पहले अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे जो भी अभी रिक्रूटमेंट हुआ, जैसे एम्स में होता है, पहले रोस्टर को फॉलो नहीं किया जाता था। 2014 से जब से ये गवर्नमेंट आई है और जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, हम जब कभी भी डिस्कशन होता था इम्पा में, हम लोगों के जो नेशनल कमेटी है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के बीच हम बैठते थे, तो हम हमेशा एक चीज़ हमेशा अपने लोगों से बोलते थे कि जितने लोग हमारे अपने लोग हैं, कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज एम्स में हमने एग्जाम्पल देखा, एम्स में जो रोस्टर सिस्टम था, हमारे लाइसेंस ऑफिसर थे जो रिक्रूटमेंट से पहले जब उनको हम लोग उनके पास जब रोस्टर आता है तो या तो उनको समझ नहीं थी रोस्टर की, या प्रशासन के दबाव में आके वो गलत रोस्टर पे साइन करते थे और इसका खामियाजा पूरा समाज भुगतता था। लोग सिर्फ रिजर्वेशन को सिर्फ अपनी रोजी रोटी का साधन मात्र समझकर उसको लोग आगे बढ़ाते रहे, जबकि आज अगर हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है हर लेवल पे, चाहे वो सर्विस पे जाएं, चाहे वो टीचिंग में जाएं, टीचिंग जॉब को लें, या हम पॉलिसी मेकिंग में जाएं, अगर हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं मिला तो उसका कारण यही है कि हमने सिर्फ रिजर्वेशन को रिप्रेजेंटेशन ना समझ के सिर्फ हमने अपने रोजी रोटी का साधन मात्र समझा। अभी कुछ दिन पहले एम्स ऋषिकेश में रिजर्वेशन का इशू आया, वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज थी वो जनरल के द्वारा भर दी गई, और जो रिक्रूटमेंट जो आया उसमें पूरी तरह से रोस्टर का वायलेशन था। वहाँ के जो हमारे लाइसेंस ऑफिसर थे, उन्होंने जब ये सारी चीज़ें डिस्कस किया तो सिर्फ हम लोगों ने ये पूछा कि क्या आपने अपने जो लीगल जो रूट्स हैं, जो लीगल रेमेडीज़ हैं, क्या आपने उसको इस्तेमाल किया? और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन सारी चीज़ें जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती थी, उस रेमेडीज़ को इस्तेमाल जब उन्होंने किया तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मजबूर हो के वो नोटिफिकेशन अपना वापस लेना पड़ा और दोबारा से उसका रिक्रूटमेंट निकालना पड़ा। सिमिलरली अभी जो SGPGI में जो कुछ दिन पहले घटना हुई, उसमें भी यही था, उसमें भी हमारी बहुत सारी जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो एक तरह से फिनिश कर दिया था। जब हमारे लोगों ने वो जब आवाज़ उठाई और इम्पा के थ्रू भी वो आवाज़ हम लोगों ने उसमें कई जगह अपने लेवल पे उसको रेस किया उस मैटर को, इसके बाद SGPGI की वैकेंसी भी उसको नोटिफिकेशन को वापस लिया गया और अल्टीमेटली अब मुझे लग रहा है कि जो अब वैकेंसी जो फिल की जाएंगी या जो भी रिक्रूटमेंट होगा SGPGI में, वो अकॉर्डिंग टू राइट रोस्टर होगा, जिसमें हमें एडिक्वेट हमारी जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो आएंगी। साथियों, ये इसलिए नहीं है कि दुश्मन हमारा ये चाह रहा है कि हम इनको सीटें ना दें, दुश्मन तो चाह ही रहा है, दुश्मन कभी नहीं चाहता कि आपको रिप्रेजेंटेशन देगा, लेकिन ये इनर्सिया हमारे अपने लोगों का है कि वहाँ पर जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो कितना अपने अधिकारियों के प्रति सजग हैं, इस पे डिपेंड करता है। हम एम्स में गए 2014 में, जब हमने वहाँ जाके देखा, आज हमारे बहुत सारे लोग जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, फैकल्टी हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में हैं।
इतना बड़ा पेंडेमिक हम मैनेज कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट देयर आर राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट एटलीस्ट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल साइंस. आर वी प्लेइंग आवर रोल as well as information and scientific knowledge is concerned? Are we giving right information to the public, our own people? People are asking me as a faculty, Dr. Kuldeep, whether we should take the vaccine or not. What is your answer? As a medical professional, what will you say? I said yes. I said yes. What is the reason? Whatever the deficiency is there, until unless you have information, adequate information, black and white, right, you cannot say something on assumption. And we have discussed this in details. अभी कुछ दिन पहले परसों नर्सों की बात है, अभी NHGM में एक आर्टिकल आया कि दिस आफ्टर द वैक्सीनेशन बहुत सारे पेशेंट थे जिनको स्ट्रोक वगैरह या MI वगैरह हुआ. We all know that the COVID virus is causing the hypercoagulable state, as Dr. Rajesh has already told, right? This is our experience. Then there was a huge number of the patients that developed these thrombotic events. Stroke हुआ, heart attack हुआ, even intracranial hemorrhage हुआ. क्या हमारे पास ये सब डाटा है? India is a huge country. जितनी हमारी पॉजिटिविटी है, क्या हम अपना उन पेशेंट का डाटा कैप्चर कर पाए? हमारे भी मूल निवासी हमारे प्रोफेशनल्स हैं सब जगह, हर इंस्टीट्यूशन में हैं. प्रॉब्लम हो सकती है और प्रॉब्लम हुई है. मैं आपको बताता हूँ इस माध्यम से कि कोई भी इस तरह का अगर आप स्टडी कंडक्ट करिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आप एथिकल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करिए कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डाटा मुझे दिया जाए. 4 लोग अगर उनके लोग बैठे हुए हैं तो कह देंगे नहीं ये नहीं देंगे, इतना नहीं देंगे, मॉर्टेलिटी डाटा मत लीजिए डॉक्टर साहब, और कुछ कर लीजिए. आप कॉम्प्लिकेशन पे जो नॉन फेटल कॉम्प्लिकेशन है उसको आप कैप्चर कर लीजिए, वो डाटा. क्यों मॉर्टेलिटी डाटा कैप्चर नहीं कर सकते भाई हम? एज ए रिसर्चर, एज ए फैकल्टी, यू हैव फुल राइट, यू शुड फॉलो द मेडिकल एथिक्स. लेकिन फैक्ट्स ये है कि वो डाटा आ ही नहीं रहा. और जब डाटा ही नहीं है हमारे पास, जब एडिक्वेट हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, तो हम किस बेस पे कहें? वट एवर द एविडेंस इज अवेलेबल, अभी जो हमारे अगर क्यूमुलेटिव अगर हम डाटा देखें पूरे दुनिया का, तो हम उस आधार पे कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लेना चाहिए. बिकॉज साइंस ये कहता है कि अगर आप जितनी भी हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं उसको अगर वैक्सीन है तो आप वैक्सीन लेने से कुछ तो इम्यूनिटी बढ़ेगा. लेकिन चूंकि इंडिया और अब्रॉड में जो इस वैक्सीन का ट्रायल है, जितना डाटा जो इतना ह्यूमन डाटा जो फेज 3 का ट्रायल का डाटा है, जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमारे पास आना चाहिए था वो नहीं आया, है ना. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. तो वट एवर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टिल नाउ, हमको ये हम ये कह सकते हैं और हमारे मूल निवासियों को और हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये कहना चाहिए कि हाँ, जो भी एलिजिबल जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए. लेकिन साथ में कॉशन के साथ, हर वैक्सीन के साथ अपना कॉम्प्लिकेशन है. अभी जो जर्मनी का NHGM का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, उन्होंने उन्होंने जो मॉर्टेलिटी डाटा वैक्सीन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन जो एडवर्स इवेंट हुए हैं उसमें बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हुई है. और डेथ जैसा बताया, इट्स बिकॉज ऑफ हाइपरकोगुलेबल स्टेट. तो ये रिस्क है, सबके साथ होता है, आप इस प्रिकॉशन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वैक्सीन ना लें. पर्टिकुलरली जो लोग पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हैं उनको तो ये वैक्सीन लेना ही चाहिए. तो ये तो बात हुई हमारे पैंडेमिक की और जो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग हमारे ज़्यादातर लोग मिस इन्फॉर्म हैं या इल इन्फॉर्म हैं. तो ये कहना कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, ये कहना कि डिसीज़ नहीं है ना, डिसीज़ भी है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है, ये फैक्ट्स हैं जो भी हमारे पास क्यूमुलेटिव डाटा है. प्रिपेयर्डनेस क्या है? ये भी है कि ये कॉन्स्पिरेसी भी है.
बिल्कुल लगता है, एक आम आदमी को लगता है। आप 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ कोई वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस में हमारे लोग बैठे हुए हैं, एम्स में ऑलमोस्ट 400 फैकल्टी जो है मूल निवासी वर्ग से आती है। एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। इस समय जो नीति आयोग में जो लीड कर रहे हैं नीति आयोग को, डॉक्टर BK पॉल, आई एम टेकिंग द नेम, ही इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द मूल निवासी कम्युनिटी। तो जो मूल निवासी लोगों की या जो हमारी समस्याएं हैं, भाई हमारे पास है क्या? वल्नरेबल ग्रुप किसका सबसे ज़्यादा है? वल्नरेबल ग्रुप हम लोगों का सबसे ज़्यादा है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। वैक्सीनेशन अगर अभी डिफरेंट स्टेट से खबर आ रही है कि वैक्सीन शॉर्टेज है, बहुत सारे स्टेट्स में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं है आपके पास, हॉस्पिटल फुल हैं। लखनऊ का एग्जाम्पल मैंने अपनी शुरुआत में बताया आपको। नोएडा गाजियाबाद के बहुत सारे सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। महाराष्ट्र के बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारे पास उपाय क्या है? हमारे लोगों के पास सरकारें कहती हैं कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारे इतने लाख बेड्स हैं, उतने लाख बेड हैं। हमारे पास सोल्यूशन क्या है? हमारे लोग जाएंगे कहाँ? वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन लिमिटेड नंबर ऑफ डोजेज जो है वैक्सीन के वो अवेलेबल थे। अगर हमारे लोग बैठे हुए हैं, अगर प्लानिंग में बैठे हुए हैं, या हमारे लोग नहीं भी हैं, तो क्या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि कितने करोड़ जो पॉपुलेशन है जो एट रिस्क है, और जो हमारी स्ट्रेटजी बनेगी, जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी बनेगी, इनको नहीं पता कि हमारे फर्स्ट फेज में हमारे कितने करोड़ लोगों को वैक्सीनेट होना है। हमारा वैक्सीनेशन जो रेट है दुनिया में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है और वैक्सीनेशन रेट जो है वो सबसे कम है। इवन हेल्थ केयर वर्कर में, हेल्थ केयर वर्कर का अगर हम वैक्सीनेशन देखें वो भी सबसे कम है। तो जब हम अपने हेल्थ केयर वर्कर जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में, पैंडेमिक को जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, अगर हम उनको ही वैक्सीनेट नहीं कर सकते, अगर हमारी गवर्नमेंट की, अगर हमारी सरकारों की ये प्लानिंग है, तो हम क्या समझें? और फिर 5 स्टेट्स एग्जाम्पल हैं, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यदि है तो वो सभी के लिए है ना, बाकी के सारी एक्टिविटीज खुली हैं, है ना। उससे मैसेज क्या जा रहा है? एक लेमैन को क्या मैसेज जा रहा है ना। आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, किसको समझा रहे हैं आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर? आपके सारे जितने न्यूज चैनल्स हैं वो सब रैलियों को दिखा रहे हैं, वो कुंभ मेले का प्रचार कर रहे हैं। हमारा मूल निवासी क्या समझ रहा है? तो बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मूल निवासी वर्ग, this is our duty to actually educate, because I have already told, in fact this is the fact, that disease will not see whether you are a prime minister or you are a layman, but who will suffer the most? Who are the people who are suffering? I have given the example, इतने बड़े लखनऊ में एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर अपने फादर के लिए एक बेड नहीं दिलवा पाया, 300 मीटर अवे फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर बंगाल में इलेक्शन का वो कर रहे हैं, और सारे आप देख लीजिए कोई भी न्यूज में, आप लखनऊ से जो भी न्यूज आ रहे हैं, नहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं है किसी चीज की। तो अल्टीमेटली हु इज द सफरर? सफर तो हमारे लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। प्राइवेट में अगर एक बार डायग्नोस होता है कोविड पॉजिटिव है, मैं कोविड हॉस्पिटल में काम करता हूं, मैं नोडल ऑफिसर भी रहा कोविड में। गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो कुछ कहते हैं और एक्चुअल जो कुछ और है। आप जाइए हॉस्पिटल्स में देखिए, है ना, कि क्या स्थिति है। सिर्फ बेड डिक्लेयर कर देने से क्या हम सारी चीजें क्या अचीव कर लेंगे? मैन पावर कहाँ है? आपके पास 100 लोग हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग भयावह स्थिति को समझिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे लोगों को जागरूक करना
ये माध्यम है एक तरह से मेरे अपने लोगों को जागरूक करने का और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यदि 100 हेल्थ केयर वर्कर आपको काम करते हैं और यदि आप अपने हॉस्पिटल में, यदि कोविड हॉस्पिटल है आपका, तो एटलीस्ट आपको 6 घंटे की, अगर आप 4 शिफ्ट चलाते हैं या 3 शिफ्ट चलाते हैं 12 घंटे की नाइट, तो आपको 4 टीम्स चाहिए। आपको 100 लोगों को आपने डिवाइड किया 4 में, आपके पास इफेक्टिव वर्कफोर्स एट ए टाइम सिर्फ 25 लोगों का है। वेयर इज मैन पावर? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप, क्राइटेरिया क्या है हॉस्पिटलाइज होने का, जो भी ICMR या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, मॉडरेट टू सीवियर आपको एडमिट करना है। आप भी जानते हैं, सारे मेडिकल प्रोफेशनल से आप सारे जानते हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर अगर आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसको ICU केयर चाहिए या हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। वो पेशेंट कब डिटेरिएट करेगा, कब कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा, आपको उसकी एवरी मिनट मॉनिटरिंग चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग उस पेशेंट को चाहिए। क्या हमारे पास इतना मैन पावर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं बात करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं। कोविड गया ही कब था? कोविड तो गया नहीं, पीक था, लॉकडाउन लगा, लोगों ने अपने आप को कंटेन किया, वायरस कंटेन हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने फिर से अपने सारे कामकाज अपने शुरू कर दिए। आपने कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो था नहीं, आपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट तो किया नहीं। दूसरा चीज, हम हमेशा चीजों को बहुत इंडिया में बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। होता क्या है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी अज्ञात हैं या अननोन हैं। ये प्लियोट्रॉपिक वायरस है, बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है। अभी हमने देखा कि नया नया स्ट्रेन आया, उसने म्यूटेट किया वायरस ने। हमें नहीं पता कि हम क्या म्यूटेशन स्टडी कर रहे हैं क्या। एज ए डॉक्टर वी ऑल नो कि हम क्या ये जानते हैं कि कौन सा स्ट्रेन यहाँ पर आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, कौन सा स्ट्रेन महाराष्ट्र में है। अगर आप रिसेंट स्टडी देखें तो कम से कम 15-20 स्ट्रेन सर्कुलेट कर रहे हैं पूरे देश में, है ना। हमको क्या पता कौन सा स्ट्रेन कहाँ पर है कि डोमिनेट कर रहा है। लोग फॉरेन से भी ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो इसका सबका एक ही समाधान है कि हम अपनी पब्लिक को अपने लोगों के थ्रू जागरूक करें। दूसरा, जैसे कि एक ये जो टॉपिक है उच्च शिक्षा संस्थान या उच्च जातीय शिक्षण संस्थान, मैं हमेशा एक चीज को बोलता रहा हूं कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में इवन रिप्रेजेंटेशन होने के बाद क्या हमारे लोग अपनी बात कह पाते हैं? क्या जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन जो जानी चाहिए हमारे लोगों के बीच, क्या वो अपने लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, अपने लोगों को दे पाते हैं? हम हर चीज में जो भी गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन देती है, हम उसको पूरी तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एज ए मूल निवासी प्रोफेशनल्स हमारा ये धर्म, हमारा ये फर्ज है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम उसको एनालाइज करके और जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है वो अपने लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं यहीं अपने भाषा को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय मूल निवासी।